मैंने अपनी पत्नी को उसके बॉस के पैरों में बैठा देखा। उसके बाद जो हुआ, कहानी को अंत तक सुनना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। मेरी पत्नी अक्सर ऑफिस से देर से घर आती थी। मेरे दिल में शक का बीज बोया जा चुका था। मुझे लगता था कि उसका अपने बॉस के साथ कोई चक्कर है। एक शाम मैं उसका पीछा करता हुआ उसके ऑफिस पहुंचा। केबिन का दरवाजा खुला हुआ था। वो अपने बॉस के पैरों के पास बैठी थी। मैं गुस्से से अंदर दाखिल हुआ ताकि उसे तलाक दे सकूं। अचानक बॉस ने मुझे देखकर हाथ जोड़ दिए। मैं लॉन्ज में बैठा मेन दरवाजे को घूर रहा था। गुस्से के मारे मेरी आंखें लाल अंगारे जैसी हो रही थी। रात के 11 बज चुके थे। मेरे दो मासूम बच्चे अपनी माँ को याद करते करते सो गए थे, लेकिन मेरी पत्नी अभी तक नहीं आई थी। एक पति होने के नाते मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने उसे 1000 बार कहा था, तुम घर और अपने बच्चे संभालो, मैं कमाकर इस घर का खर्च चलाऊंगा। लेकिन मेरी पत्नी मानने को तैयार नहीं थी। कुछ ही देर बाद चाबी से दरवाजा खुला और मेरी पत्नी थकी हारी घर के अंदर आई। उसे देखते ही मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया और वो कुछ कहती उससे पहले ही मैं चिल्लाया, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? आज मुझे बता दो, तुम कब तक ये सब करती रहोगी? रात के 11 बज रहे हैं। तुम्हें होश है कि एक इज्जतदार औरत इतनी देर से घर में दाखिल नहीं होती? मेरी तेज आवाज से वो बुरी तरह घबरा गई। मैं आगे बोला, अगर तुम्हें शादी के बाद भी नौकरी करनी थी तो मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया? मेरी माँ ने तुम्हारी माँ को साफ साफ कह दिया था कि हम शादी के बाद बहू से नौकरी नहीं करवाएंगे, मगर तुमने इतना हंगामा मचाया कि मजबूरन मुझे तुम्हें इजाजत देनी पड़ी। मगर अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। रात के 11 बज रहे हैं। मैं एक इज्जतदार इंसान हूँ जिसने हमेशा इज्जत के साथ जिंदगी जी है। तुम इस तरह रात के अंधेरे में घर में दाखिल नहीं हो सकती। नौकरी की शुरुआत में तुम ठीक 6 बजे घर आ जाती थी। मेरे बच्चे तुम्हारे बिना परेशान हो रहे हैं और अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम अभी के अभी इस नौकरी से इस्तीफा दे रही हो, ये मेरा फैसला है। मेरी बात सुनकर वो बोली, मैं नौकरी से इस्तीफा नहीं दूंगी। आप गलत बात मत कीजिए, मेरे लिए ये नौकरी बहुत जरूरी है। आप इतना नहीं कमाते कि हम सबका खर्चा चला सकें। घर का किराया देना होता है, बिजली पानी का बिल देना होता है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, बहुत पैसा लगता है। आप अकेले ये सब मैनेज नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर मैं गुस्से से चिल्लाया, हर पति करता है, मैं भी करूंगा। मुझे डबल ड्यूटी करनी पड़ी तो मैं डबल ड्यूटी करूंगा, लेकिन अब तुम नौकरी पर नहीं जाओगी। मैं और पागल नहीं बन सकता। मेरे बच्चे तुम्हारे बिना बहुत उदास हो रहे हैं। हर बच्चे को माँ प्यारी होती है। मेरे बच्चे भी तुम्हें याद करके रो रहे हैं और ये सब अब बंद होना चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी बोली, आप बिना वजह बात को बढ़ा रहे हैं। अगर ऐसी बात है, मैं कल से समय का ध्यान रखूंगी। आप बिना वजह मेरी नौकरी के पीछे मत पड़िए। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर दीवार से लगा दिया। उसकी आंखों में देखते हुए चिल्लाया, मैंने कह दिया राधिका, अब इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। तुम कल ही इस्तीफा दे रही हो, बस बहुत हो गया। तुम्हें अपने घर और अपने पति को देखना चाहिए। तुम क्यों अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद कर रही हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आज के समय में 2 बच्चों की माँ को भी छोड़ दिया जाता है। तुम वही करवाना चाह रही हो मुझसे? मेरी बात सुनकर वो बोली, आपने शायद किसी को देख लिया होगा, तभी आप मेरे साथ इस तरह बर्ताव कर रहे हैं। इससे पहले तो कभी आपने मेरे साथ इतनी बदतमीजी नहीं की जितनी बदतमीजी आप आज कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैं अपनी जगह पर बिल्कुल शांत हो गया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था
कि मेरी पत्नी इतनी घटिया बात भी कर सकती है। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही मैं गुस्से से बुनबुनाता हुआ अपने कमरे में चला गया। उससे बात करना मतलब बिना वजह घर का माहौल खराब करना था। वो अब इल्जाम लगाने लगी थी और मैं ऐसी नौबत नहीं आने देना चाहता था। शक तो मुझे था, लेकिन मैंने अपने मुंह से एक बार भी ऐसे शब्द नहीं निकाले थे। रात धीरे धीरे बीत रही थी। मैं उसका इंतजार कमरे में करता रहा, लेकिन वो इतनी जिद्दी थी कि एक बार भी कमरे में नहीं आई। उसे अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं था, जो उसकी याद में रोते रोते सो गए थे। हालांकि मैंने कहा भी था, मगर फिर भी उसने एक बार भी कमरे में कदम नहीं रखा। मेरा दिल अपनी ही पत्नी से खराब होने लगा था। वो हमारे घर में झगड़ा पैदा कर रही थी और मेरा दिमाग खराब होने लगा था। मैंने तय कर लिया था, ये हफ्ता मैं बर्दाश्त करूंगा। अगर ये नहीं सुधरी तो मैं उसके घर वालों को बुलाकर बात करूंगा। इस तरह मैं अपने घर की शांति खराब नहीं कर सकता। बस अब बहुत हो चुका। पूरी रात इसी तरह करवटें बदलते गुजर गई। अगली सुबह सूरज पूरी रोशनी के साथ निकला। मेरी आंख सूरज की पहली किरण के साथ ही खुल गई। बाहर से बच्चों के हंसने की आवाज आ रही थी। यकीनन वो अपनी माँ को सामने देखकर खुश हो गए थे। मैंने गहरी सांस ली कि चलो ये औरत कम से कम बच्चों को तो समझ रही है। चुपचाप उठकर मैं बाथरूम चला गया। फ्रेश होकर बाहर आया। अगला पल हैरान करने वाला था। बच्चे चुपचाप बैठे थे, मेरा नाश्ता टेबल पर रखा हुआ था और पत्नी गायब थी। मैंने बच्चों से राधिका के बारे में पूछा तो मेरा बड़ा बेटा बहुत उदास होकर बोला, मम्मी नाश्ता देकर चली गई हैं। हालांकि मैंने और छोटे ने उनसे कहा भी था, आप रुक जाइए, नाश्ता साथ करते हैं, पापा से मिल लीजिए, मगर वो नाराज होकर चली गई। अब तुम दोनों मुझे सिखाओगे जिंदगी कैसे जीनी है। अपने बच्चों की बात सुनकर मेरा दिल भी उदास हो गया। मैंने उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, कोई बात नहीं बेटा, मम्मी को जरूरी काम होगा, तुम दोनों नाश्ता करो, फिर मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर ऑफिस जाऊंगा। जिनके मम्मी पापा दोनों काम करते हैं, उन बच्चों को समझदार बनना पड़ता है। मेरा छोटा बेटा बहुत मायूस होकर बोला, पापा मेरी एक दोस्त है प्रिया, उसके मम्मी पापा भी जॉब करते हैं, लेकिन वो कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैं तुरंत उसके पास गया और उसे गले लगाकर बोला, नहीं बेटा, मम्मी पापा तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते। जो मम्मी पापा काम करते हैं उन्हें ही पता होता है घर के खर्च कैसे चलते हैं। घर के खर्च बहुत बढ़ गए हैं, इसीलिए तुम्हारी मम्मी जॉब कर रही हैं मेरा साथ देने के लिए। लेकिन मैं उनसे बात करूंगा कि वो तुम दोनों को नजरअंदाज ना करें। मेरे कहने पर भी उसकी उदासी कम नहीं हुई। वो बस सर झुकाकर बैठा रहा। मैं चुपचाप टेबल पर बैठ गया। जबरदस्ती दो चार निवाले खाए, लेकिन चैन कहीं नहीं था। नाश्ता करने के बाद मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन दिमाग में राधिका ही घूम रही थी। आखिर ऐसा कौन सा काम है जो अपने बच्चों से भी जरूरी था। रात 11 बजे घर आना, सुबह 8 बजे घर से निकल जाना। मैं हैरान हो रहा था। दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। एक पति होने के नाते मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लंबा सफर करके मैं अपने ऑफिस पहुंचा। चुपचाप अपने कैबिन की तरफ गया और काम में लग गया, लेकिन मन कहीं नहीं लग रहा था। दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी ही थी। मुझे गुस्सा आने लगा था कि काश मैंने एक अच्छी पत्नी नहीं चुनी होती तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। अभी मैं इन्हीं सोचों में था कि मेरा एक सहकर्मी मेरे पास आया और कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या बात है राज भाई, काफी परेशान लग रहे हो, 2-4 दिन से देख रहा हूँ आप खुश नहीं हो। उसकी बात सुनकर मैं होश में आया और ना में सिर हिलाकर बोला, नहीं सब ठीक है, बस घर के कुछ झगड़े हैं, तुम अपना काम करो। इस समय मेरा दिमाग इतना खराब था कि मैं किसी से बात नहीं करना चाहता था।
वो मेरा हाथ पकड़कर बोला, अरे क्या बात है बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, हो सकता है तुम्हारी मदद कर दूँ। लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी सलाह देता हूँ। मैंने ध्यान से उसकी तरफ देखा। मैंने कई लोगों से सुना था कि घर के मामलों में मोहित अच्छी सलाह देता है। ज़्यादातर लोग उसी के पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं। मैंने घड़ी देखी तो बॉस के आने का समय था। मैंने उससे कहा, तुम मुझसे ब्रेक टाइम में मिलना और बिना परमिशन किसी के कैबिन में नहीं आते। फिलहाल तुम जाओ। उसने हाँ में सर हिलाया और चला गया। मैं चुपचाप अपने काम में लग गया। समय धीरे धीरे बीत रहा था। तकरीबन दोपहर 1 बजे ब्रेक टाइम हुआ। मैं तुरंत केबिन की तरफ गया। मोहित 2 लड़कों के साथ बैठा गपशप कर रहा था। मुझे देखते ही उसने उन दोनों से कुछ कहा और वो हंसते हुए वहां से उठ गए। मैं तुरंत उसके पास बैठ गया। बैठते ही बोला, क्या बात है? आखिर भाभी ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतने परेशान हो? बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। उसकी बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली और उससे कहा, देखो मोहित, ये मामला बहुत पेचीदा है और ये मेरे घर का मामला है। मैं नहीं चाहता तुम इस मामले का जिक्र मजाक में भी किसी से करो। ये बहुत नाजुक मामला है। मैं अकेले इसका हल नहीं निकाल पा रहा, इसीलिए तुमसे शेयर कर रहा हूँ, एक अच्छे दोस्त की हैसियत से। उसने हाँ में सर हिलाया और बोला, बेफिक्र होकर बताओ, मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूँगा और वादा रहा किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। उसकी बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली। कहीं ना कहीं मुझे तसल्ली हो गई थी, मगर डर भी लग रहा था। हर किसी के साथ बैठने वाला इंसान भरोसे लायक नहीं होता। अक्सर लोग बात चलाने के लिए दूसरों के राज भी खोल देते हैं। बस मुझे इसी बात का डर था। मैंने अपनी जेब से 500 का नोट निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, बस तुम अपनी जुबान बंद रखना। भगवान के लिए मुझे पसंद नहीं मेरी बातें ऑफिस में हो। वो नोट अपनी जेब में रखते हुए बोला, इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है, अब बताओ क्या बात है। डरने की जरूरत नहीं है। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी बात यहीं तक रहेगी। मैं उसे देखते हुए बोला, दरअसल मैं और मेरी पत्नी दोनों ही नौकरी करते हैं। वो भी पढ़ी लिखी है, एक अच्छी जगह नौकरी कर रही है, लेकिन कुछ दिनों से बहुत अजीब हरकतें कर रही है। रात को देर से आना, सुबह जल्दी निकल जाना, बात करने पर अचानक गुस्सा करना, बच्चों के साथ भी अजीब बर्ताव कर रही है। कुछ दिन पहले एक पार्टी में मैंने उसका फ्री वाला अंदाज उसके बॉस के साथ देखा था। तब से ही मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। इससे पहले भी कई बार वो लेट हुई थी, लेकिन मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता था, मगर अब मुझे बहुत फर्क पड़ने लगा है। शायद मेरे दिमाग में उसका बॉस बैठ गया है। क्या मेरी पत्नी का उसके साथ कोई चक्कर चल रहा है? क्या मेरी पत्नी मुझे छोड़कर उस अमीर आदमी से शादी कर लेगी? मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अगर मेरी पत्नी मुझे छोड़कर जाए मैं जी लूंगा, बल्कि बहुत जल्दी दूसरी शादी करके अपनी जिंदगी शुरू भी कर लूंगा। लेकिन मेरे दोनों बच्चे अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। अगर वो इनकी जिंदगी से गई तो दोनों टूट जाएंगे और मैं नहीं चाहता इतनी छोटी उम्र में इन दोनों को किसी भी तरह का सदमा लगे। मेरी बात सुनकर मोहित कुछ पल चुप रहा और फिर मुझे देखते हुए बोला, तुम्हारा मामला वाकई बहुत पेचीदा है। भाभी जी को इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे बच्चे उनसे जुड़े हैं, अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। मैंने हाँ में सर हिलाया और आगे बोला, मगर वो बिल्कुल नहीं सोच रही और यही बात मुझे परेशान कर रही है। मैं ऐसा क्या करूं कि सब चीजें वापस पहले जैसी हो जाएं। मोहित कुछ देर चुप रहा और फिर सोचकर बोला, तुम्हारा रवैया उनके साथ कैसा होता है? क्या तुम देर से आने पर चिल्लाते हो? मैंने हाँ में सर हिलाया तो वो तुरंत बोला, अब से ऐसा मत करना, तुम्हें अपने अंदर शांति लानी होगी। उसके हर गलत कदम पर प्यार से पेश आना होगा। पहले तुम नरमी से पेश आओ। अगर तब भी बात नहीं बने फिर तुम सच्चाई तक पहुंचो, यानी सच्चाई सामने लाओ और अपने बच्चों को बताओ कि माँ ने क्या किया है।
और फिर परिवार को बताकर उसे तलाक दे दो। बेशक तुम्हारे बच्चे रोएंगे, उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, मगर ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, यहाँ शांति ना हो और ना ही भरोसा। ये बोलकर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और चला गया, जबकि मैं पत्थर का बन चुका था। क्या मुझे वाकई ऐसा करना चाहिए था? दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। उसने कोई गलत बात नहीं की थी, उसने बिल्कुल सही सलाह दी थी कि पहले प्यार से मामले को सुलझाने की कोशिश करो, उसके बाद तुम जांच पड़ताल करना। उससे पहले कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरा दिल अब भारी होने लगा था, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहता था। पूरा दिन नॉर्मल तरीके से बीत गया। शाम 8 बजे मैं काम से फ्री होकर घर आ गया। नौकरानी पहले ही घर में मौजूद थी। मुझे देखकर उसने नमस्ते किया। अपना काम वो पूरा कर चुकी थी। मेरे दोनों बेटे हॉल में बैठे अपनी किताबें पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही दोनों के चेहरे खिल उठे। छोटे वाला भागता हुआ आया और मुझसे लिपट गया। 6 साल का बच्चा जो स्कूल जाता है, उसके लिए मम्मी पापा बहुत जरूरी होते हैं। मैंने उसे गोद में उठाकर प्यार किया और दोनों के पास बैठ गया। नौकरानी अब जाने की तैयारी में लग गई थी। वो तब तक रुकती थी जब तक हम दोनों में से कोई एक आ ना जाए, और अब मुझे नमस्ते बोलकर वो चली गई। मैंने ध्यान से अपने बच्चों को देखा। वो अपना मन मुझसे लगाने की कोशिश कर रहे थे। शायद कोई बात हुई थी। मैं अपने बड़े बेटे से बोला, तुम दोनों बदले बदले लग रहे हो, क्या बात है? किसी ने कुछ समझाया है क्या? सुबह तक तो तुम दोनों बहुत उदास थे, लेकिन अब तुम्हारा खिला हुआ चेहरा मुझे हैरान कर रहा है। मेरा बड़ा बेटा हाँ में सिर हिलाकर बोला। दरअसल स्कूल में पीटीएम के दौरान टीचर ने हमें कुछ बातें समझाई हैं, शुक्राना करने के तरीके बताए हैं। हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर शिकायत करने लगते हैं। ये अच्छी बात नहीं होती। हमें हर छोटी सी छोटी चीज के लिए भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। अगर आज हमारे पास ये चीज है, हो सकता है कल ना हो। हमसे भी बदतर लोग इस दुनिया में हैं जिनके पास कम है, मगर वो खुश रहना जानते हैं। अगर मम्मी बिजी है तो पापा हमारे पास हैं, हम क्यों खुश ना हों? आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं, हम क्यों आपकी मोहब्बत को नजरअंदाज करके खाना खाने के बाद मैंने उन्हें पीछे भागे जिसके लिए सलाह दिया जरूरी है, और खुद हॉल में बात सुनकर मैं अपनी जगह पर आज मैंने तय कर लिया था मुझे बिल्कुल अंदाजा पर गुस्सा नहीं करूंगा। मेरा इतना छोटा बेटा ऐसी बातें करेगा, अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे समझाऊंगा। कोई बात नहीं है, हालात के हिसाब से ढलना सीखो। दोनों से बहुत प्यार करती है, बस काम में थोड़ी उलझ गई है। आज वो आएंगी तो मैं उनसे बात करूंगा। वो दोनों इतना सुनकर बहुत खुश लगने लगे। छोटे बच्चों के दिमाग में जो बात डाल दो, वो जिंदगी भर के लिए बैठ जाती है। मोहित ने कहा था सच्चाई पता करो, उसके बाद अपने बच्चों को सच्चाई बताना। मैंने उसी पल सोच लिया था कि अगर मेरी पत्नी की सच्चाई मेरे सामने आई, तब भी मैं अपने बच्चों को उसकी सच्चाई नहीं बताऊंगा। मैं नहीं चाहता उनके नन्हे दिमाग में बुरी बातें बैठ जाएं। हमें सब चीजें संभालनी होगी। शादी के बाद जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती, खासकर बच्चों के बाद। बेहतर होगा खुद को बदलो। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं कितनी बड़ी गलती करने वाला हूँ। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 10 बज गए, मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मुझे गुस्सा आने लगा था, लेकिन मैं हर थोड़ी देर में खुद को समझा रहा था कि आज गुस्सा नहीं करना, हर हाल में खुद को शांत रखना है। मुझे बैठकर आज इससे बात करनी है। कुछ भी हो जाए, मुझे ये भी पता था अगर वो रात को देर से घर आ रही है तो बहुत थक गई होगी। लेकिन मैं क्या करता, मैं पति था, मेरी भी कुछ जरूरतें थी। मेरा भी मन करता था अपनी पत्नी के साथ बैठकर 2 पल शांति से बिता लूं, बाहर घूमने जाऊं। अभी हमारी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन मेरी पत्नी का इतना ठंडा रवैया मुझे बहुत बेचैन कर गया। समय और बीता और रात के 12 बज गए। मेरा दिमाग अब खराब होने लगा था। कल वो 11 बजे घर आई थी, आज 12 बजा दिए। हालांकि कल हम दोनों के बीच समय को लेकर कितना झगड़ा हुआ था। मैं गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हुआ
और राधिका के ऑफिस जाने ही वाला था कि इसी पल घर का दरवाजा खुल गया। सामने मेरी पत्नी परेशान सी खड़ी थी। मैं तुरंत उसकी तरफ बढ़ा और गंभीरता से बोला, आपने समय देखा है? रात के 12 बज रहे हैं। क्या ये किसी शरीफ औरत के घर आने का समय है? मेरी बात सुनकर वो घबराकर बोली, बच्चे ठीक हैं, वो सो गए। उसे मेरे सवालों से कोई फर्क नहीं पड़ा था, मगर आज उसकी आवाज में मैंने कई दिनों बाद वही तड़फ देखी थी जो पहले हुआ करती थी। मैंने हाँ में सिर हिलाकर कहा, खाना खिलाकर सुला दिया है। वो बोली, काम बहुत ज्यादा था, फ्री होने का समय ही नहीं मिल रहा था। मैंने बात की है, मुझे जल्दी छुट्टी मिल जाएगी, मगर फिलहाल ऐसा कोई चांस नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ सब ठीक करने की। आज उसकी आवाज काफी थकी थकी लग रही थी। वो कमरे में जाना चाहती थी। मैंने उसी पल उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझे तुमसे बात करनी है, थोड़ा समय मिलेगा? वो बेबसी से बोली, मेरा इरादा झगड़ा करने का नहीं है। भगवान के लिए आज मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर सोना चाहती हूँ, फिर हम बात कर लेंगे। मैं ना में सर हिलाकर बोला, मैं वादा करता हूँ तुमसे झगड़ा नहीं करूँगा, बस मेरी बात सुन लो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मेरा अंदाज देखकर वो रुक गई और हॉल के सोफे पर बैठ गई। मैं सीधा किचन में गया, उसके लिए खाना निकाला और उसके सामने रख दिया। मेरे इस काम पर उसके चेहरे का रंग बदल गया। हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। मैं उसे देखते हुए बोला, खाना खाओ फिर हम बात करेंगे। कितने दिन हो गए हैं हम दोनों ने एक दूसरे के साथ समय नहीं बिताया। कामों में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हम पति पत्नी के पास भी एक दूसरे के लिए समय नहीं है। मेरी बात सुनकर वो बोली, भूख नहीं है? अगर खाना खाऊंगी तो दिल बारी बारी हो जाएगा, फिर सुबह तबीयत ढीली रहेगी। मैं अब सोना चाहती हूँ। उसका अंदाज रूखा रूखा था। मैं तुरंत उसके दोनों हाथ पकड़कर प्यार से बोला, मुझे माफ कर दो। कल रात मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी बातों पर काबू रखना चाहिए था। आगे से मैं इन बातों का बहुत ध्यान रखूंगा। खैर, अब हम अपने बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आगे कुछ कहता उससे पहले ही वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और मुझे देखते हुए बोली, समझ क्यों नहीं आ रही आपको? जब बार बार एक ही बात दोहरा रही हूँ, थक चुकी हूँ, मैं आराम करना चाहती हूँ। बिना वजह तुमने इस बात को सिर पर सवार किया हुआ है कि मैं लेट घर आती हूँ। तुम घर जल्दी आ जाते हो, बच्चों को संभाल लेते हो, इसमें बुराई क्या है? क्या पिता अपना फर्ज नहीं निभा सकते? ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी तो मैंने एक बार फिर आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और प्यार से बोला, बेशक मैं संभाल लेता हूँ, उनका ख्याल रख लेता हूँ, लेकिन एक माँ होने के नाते बच्चे तुम्हें ज्यादा चाहते हैं, वो तुम्हारे ज्यादा करीब हैं। एक बार उनके पास बैठकर बात कर लो, अपने समय को ठीक करो। ओवर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, जितनी ड्यूटी है उतना ही काम करो। हमें ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, जितना आ रहा है उतना ठीक है। मेरी बात सुनकर वो और चिढ़ गई और गुस्से से पैर पटक कर बोली, सब पता है मुझे, मैं ज्यादा कमा रही हूँ, इसी बात की तो तुम्हें जलन है। पता नहीं कैसे इंसान हो, तुम्हारा घर चलाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर ही कब आती है? हर आदमी का यही हाल है। भाड़ में जाओ तुम, मुझे तुम्हारी इन हरकतों से कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे बच्चों का भविष्य बनाना है और उनका भविष्य बनाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और ये कहकर वो कमरे में चली गई, जबकि मैं सिर पकड़कर बैठ गया। मोहित ने कहा था प्यार से बात करो। मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, बार बार उसके सामने झुक रहा था, लेकिन उसका स्वभाव ही नहीं मिल रहा था, जिसका मतलब साफ था कि मामला कुछ और है। मुझे अब जांच पड़ताल की तरफ जाना ही था। मैं अपने घर को इस तरह बर्बाद होते बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं कौन सा बहुत उम्र का आदमी था जो औरत के चले जाने से टूट जाता, जहाँ मुझे कोई दूसरी औरत नहीं मिलती। मैं दिल ही दिल में तय कर चुका था, अगर मेरी पत्नी बेवफाई कर रही है
तो मैं उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँगा। मेरे बच्चों के लिए एक दूसरी माँ आ जाएगी। मैं इस तरह अपनी ज़िंदगी खराब नहीं होने दूँगा। कुछ देर बाद मैं भी कमरे में आ गया। वो सोफ़े पर बैठी काम कर रही थी। मुझे अब बहुत गुस्सा आने लगा। मैं उसे देखते हुए बोला, पागल हो गई हो क्या? रात का 1 बजने वाला है। सुबह 8 बजे तुम काम के लिए निकली थी और अब भी तुम काम कर रही हो। अपनी सेहत का ख्याल बिल्कुल भी नहीं है। वो बोली, काम करने में क्या बुराई है? अब तुम काम चोरी करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई काम चोर हो। मुझे सुबह एक फाइल बॉस को देनी है, इसी पर काम कर रही हूँ। थोड़ा बहुत बचा है, बस उसे पूरा कर लूँ फिर सो जाऊँगी। तुम आराम करो। मैं तुरंत बोला, उसे रख दो, सुबह 8 बजे उठकर कर लेना। अभी आराम कर लो। इतना काम करोगी तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। तुम क्यों नहीं सुनती? मगर वो मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। उसका पूरा ध्यान लैपटॉप की स्क्रीन पर था। एक पल के लिए दिमाग में जिज्ञासा आई कि देखूं आखिर वो क्या कर रही है। फिर मैं अपना सर झटककर अपने बिस्तर पर लेट गया। मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था। पहले मेरी पत्नी हर समय मेरा ध्यान रखती थी। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, कैसी जिंदगी गुजर रही है, कपड़े लेकर मेरे आगे पीछे घूमती थी, मेरी फिक्र करती थी। एक आदमी को अपनी पत्नी से बस यही सब चाहिए होता है। लेकिन अब जब से वो मुझे और मेरे बच्चों को नज़रअंदाज करने लगी थी, हम तीनों ही हैरान हो गए थे। रात धीरे धीरे बीतती चली गई। अगली सुबह सूरज पूरी रोशनी के साथ निकला। सुबह 7 बजे ही वो घर से निकल गई। अब भी मुझे बहुत गुस्सा आया कि थोड़ा समय अपने बच्चों के साथ बिता लें। मेरी कोई बात नहीं, लेकिन उनके दिल मासूम हैं, उन्हें माँ की ज़रूरत है। लेकिन ये बात वो समझना नहीं चाहती थी। मैंने प्यार से बात करके अपने बच्चों को नाश्ता करवाया और उन्हें स्कूल छोड़कर सीधा अपने ऑफिस आ गया। मगर मुझे एक पल भी चैन नहीं मिल रहा था। मेरा मन कर रहा था मैं मोहित के पास जाऊं, उससे सलाह लूं, लेकिन मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी। अभी मैं अपने ख्यालों में ही खोया था कि कैबिन के दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर आया। उसे देखकर ना जाने क्यों मुझे राहत मिली। वो मेरे सामने बैठते हुए बोला, क्या हुआ? तुमने भाभी से प्यार से बात की थी? मैंने हाँ में सर हिलाया और उसे रात की सारी बातें बता दी। मेरी बात सुनकर वो बोला, हो सकता है वो किसी परेशानी में हो और तुम्हें बताने से डर रही हो, या फिर हो सकता है वो वाकई बेवफाई कर चुकी हो। अब बेहतर है तुम जांच पड़ताल करो। उसके ऑफिस जाओ, उसका और उसके बॉस का रवैया लोगों से पूछो, या फिर खुद अपनी आंखों से दोनों को पकड़ो। अब यही एक रास्ता बचा है। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा। वो बिल्कुल ठीक बोल रहा था। ये ख्याल मेरे दिमाग में भी कई बार आया था, लेकिन मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था। मगर अब मैं देना चाह रहा था। और इंसान को अपने जीवन साथी की फिक्र करनी चाहिए। इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने से ना पहले कभी मामले सुलझे हैं और ना अब सुलझेंगे। पूरा दिन नॉर्मल तरीके से बीत गया। मैं रोज की तरह आज भी 8 बजे घर पहुंच गया। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे देखते ही वो दोनों बहुत खुश हुए। नौकरानी मुझे देखते ही अपना काम निपटाकर चली गई। हम तीनों आपस में व्यस्त हो गए। 10 बजे तक मैंने अपने बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया था। अब मन ही मन मैंने फैसला कर लिया था कि 1 घंटा और इंतजार करूंगा। अगर वो नहीं आई तो मैं आज उसके ऑफिस जाऊंगा, देखूंगा आखिर वो वहाँ क्या काम करती है, जिससे हमेशा इतनी देर हो जाती है। लेकिन मैं जानता नहीं था कि आज मेरे सामने एक ऐसी सच्चाई आने वाली है। अब मुझे बच्चों की फिक्र होने लगी। इतनी रात को अकेले उन्हें छोड़कर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। कुछ सोचकर मैंने अपनी माँ को फोन लगाया, तो पहली घंटी में ही उन्होंने फोन उठा लिया। मैं कुछ कहता उससे पहले ही वो बोली, सब ठीक तो है, इतनी रात को फोन कर रहे हो, बीवी बच्चे ठीक हैं? मैं तुरंत बोला, माँ बच्चों को लेकर आपके पास आ रहा हूँ, आप जाग रही हैं? वो बोली, हाँ मैं उठी हुई हूँ, लेकिन इतनी रात को क्यों? कल आ जाना दिन में, सुबह इन्हें स्कूल भी जाना है। मैं बोला, स्कूल जाना है लेकिन मुझे एक जरूरी काम है, मैं आ रहा हूँ।
आप बस बच्चों को संभाल लेना। वापसी पर अगर मामला ठीक रहा तो आपको सब बताऊंगा, अगर नहीं रहा तो फिर आप मानसिक तौर पर हर चीज के लिए तैयार रहें। मैं अब इस बेमतलब के रिश्ते को नहीं घसीट सकता। ये बोलकर मैं फोन रखने लगा था, मगर उसी पल उनकी आवाज स्पीकर में गूंजी। क्या मतलब है तुम्हारा? बेमतलब का रिश्ता? तुम्हारी अपनी पत्नी से लड़ाई हुई है क्या? मैं तुरंत बोला, लड़ाई नहीं हुई, लेकिन आपकी बहू ने लड़ाई की जड़ ढूंढ ली है। 1000 बार उसे समझाया है, इतनी रात तक बाहर काम मत किया करो, लेकिन वो बिल्कुल नहीं समझ रही। उसको लगता है मैं सिर्फ फालतू बोल रहा हूँ। आज मैं उसे समझाऊंगा कि फालतू नहीं बल्कि मैं बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ। वो बोली, इस तरह गुस्सा करने से घर बर्बाद होते हैं। तुम्हारे 2 बच्चे हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचो। गुस्सा करके अपनी और अपनी पत्नी की जिंदगी खराब मत करो। उनकी बात सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया। मैं गुस्सा दबाकर बोला, आप परेशान मत हो, मैं बस आ रहा हूँ। आप बच्चों का ध्यान रख लेना, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। सच्चाई सामने आ जाए तो बेहतर है। मैं अब और अंधेरे में नहीं जीना चाहता। फोन बंद करके मैं कमरे में आया। मेरे बच्चे गहरी नींद सो रहे थे। मैंने बारी बारी दोनों को उठाया और उनके साथ पार्किंग में आ गया। मेरे पास छोटी सी कार थी। दोनों को अंदर बिठाकर मैं सीधा अपनी माँ के घर की तरफ निकल गया। थोड़ी दूर चलकर गाड़ी एक झटके से घर के सामने रुकी। दोनों को लेकर मैं अंदर गया। सामने ही माँ परेशान खड़ी थी। मैं कुछ कहता उससे पहले ही वो मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, कुछ भी उल्टा सीधा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी औरत है, तुम्हारा हर हाल में साथ देती है। ऐसी पत्नी बहुत कम लोगों को मिलती है। अपना दिमाग ठीक रखो, गलत ख्याल मत पालो, वो काम करने ही जाती है। मैंने ना में सिर हिलाया और उनसे कहा, नहीं माँ, इतनी रात तक कोई काम नहीं होता। आप बस मेरे बच्चों का ख्याल रखें। आज मैं उसका दिमाग ठीक करके ही आऊँगा। या तो आज वो मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी, या फिर आज उसकी जिंदगी से उसकी नौकरी चली जाएगी। मैं गुस्से से बाहर आ गया और सीधा उसके ऑफिस की तरफ निकल गया। गुस्से के मारे मेरी आंखें लाल हो रही थी, चेहरा भी सुर्ख हो रहा था। बार बार मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था, अगर मेरी पत्नी का चक्कर अपने बॉस के साथ चल रहा होगा तो मैं क्या करूँगा? क्या वाकई आज मैं सब खत्म कर दूंगा? क्या इतने साल जो हम दोनों ने एक साथ बिताए हैं भूल कर उसे तलाक दे दूंगा? अगर मैंने उसे तलाक दे दिया तो मेरे मासूम बच्चों का क्या होगा? उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सौतेली माँ कब तक उनका ख्याल रखेगी? मगर मैं ये सोचकर फिर सर झटक चुका था, जब सगी माँ ख्याल नहीं रख रही तो सौतेली माँ क्या ही रखेगी। मैं इन बातों को सोचकर अंधेरे में नहीं जी सकता। लंबा सफर करके मैं उसके ऑफिस पहुंच गया। जैसे ही कंपनी में दाखिल हुआ, गार्ड ने मुझे रोका, मगर मैं उसे धक्का देकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। गुस्से के मारे मेरा बहुत बुरा हाल था। मुझे मेरी पत्नी का फ्लोर पता था। मैं सीधा वहीं पहुंचा। हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। सारे कर्मचारी जा चुके थे। सिर्फ बॉस के कमरे की लाइट जली हुई थी, यानी मेरी पत्नी वहीं थी। मैं तुरंत उस कमरे की तरफ बढ़ गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं बस एक ही प्रार्थना कर रहा था कि मेरे दिमाग में जो ख्याल आ रहे हैं काश ऐसा ना हो। मैंने दरवाजा बिना सोचे खोला। सामने मेरी पत्नी अपने बॉस के पैरों के पास बैठी थी। मेरी आंखें गुस्से से लाल हो गई। इन दोनों के बीच काफी नजदीकी थी। मैं गुस्से से चिल्लाया, क्या हो रहा है यहाँ पर? इसी के लिए तुम देर रात तक रुकती हो? मेरी आवाज सुनते ही वो दोनों एकदम चौंक गए। मैं अपनी पत्नी को देखते हुए बोला, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। अभी के अभी मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। तुम जैसी औरत के साथ रहना मेरे बस की बात नहीं है। तभी अचानक मेरी पत्नी के बॉस मेरे पास आए और मेरा मुंह पकड़ते हुए बोले, पागल हो गए हो क्या तुम? ये क्या कर रहे हो? बिना जांच पड़ताल किए जो मुंह में आ रहा है बोलते जा रहे हो। मैं पीछे हटा और उनसे बोला, क्यों तलाक ना दूं? ये आपसे छुपकर चक्कर चला रही है, मुझे और अपने बच्चों को भूल गई है, और आप कह रहे हैं मैं इसे छोड़ूं नहीं।
इस औरत के साथ मुझे नहीं रहना। ये आपके पैरों में बैठी क्या कर रही है? वो बोले, तुम उसके पति हो और तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने गुस्से से सर झटका और बोला, आप क्या बताना चाहते हैं? आपके साथ इसका चक्कर चल रहा है? ये मुझे धोखा दे रही है। अगर आप अमीर हैं तो इसका मतलब ये नहीं मुझ पर रौब जमाए। मेरी बात सुनकर वो बोले, मैं तुम पर रौब नहीं जमा रहा बेवकूफ इंसान, तुम्हें सच्चाई दिखा रहा हूँ। अपनी पत्नी को ध्यान से देखो, उसकी क्या हालत हो रही है। मैंने अब उनसे नजर हटाकर अपनी पत्नी को देखा। वो बेहोशी की हालत में जा रही थी। मैं थोड़ा घबरा गया और उसकी तरफ बढ़ा। मैंने जैसे ही उसे पकड़ा, वो मेरे हाथों में बेहोश हो गई। मैंने सर उठाकर उस आदमी को देखा जो परेशान खड़ा था। मैं कुछ कहता उससे पहले ही वो हाथ जोड़कर बोला, जल्दी इसे उठाओ और अस्पताल ले जाना है। 1000 बार तुम्हारी पत्नी ने कहा था कि तुम्हें सच्चाई बता दे। जितनी जल्दी हो सके तुम्हें पता होना चाहिए। लेकिन दोस्त होने के नाते मैंने मुंह बंद रखा हुआ था। हम दोनों स्कूल के दोस्त हैं। स्कूल के समय से साथ पढ़े हैं। हमारे बीच बहुत अच्छी दोस्ती है। लेकिन ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो तुम्हें या तुम्हारे बच्चों को ठेस पहुंचाए। तुम्हारी पत्नी को कैंसर हो गया है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अभी ये मेरे पैरों में बैठकर विनती कर रही थी कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं। तुम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। रात देर तक काम करना, रात देर तक यहाँ रुकना, रात देर तक काम करना, रात देर तक यहाँ रुकना, सिर्फ इसीलिए था कि वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ पैसे जोड़कर इस दुनिया से जाना चाहती थी। डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हारी पत्नी के पास ज्यादा समय नहीं है। उसकी बात सुनकर लगा जैसे किसी ने मेरा दिल निकाल कर हाथ में दबोच लिया हो। मैं बिना कुछ सोचे समझे अपनी पत्नी को उठाकर सीधा अस्पताल की तरफ भागा। इमरजेंसी में उसे भर्ती करवा दिया गया। मैं बेसुध सा कॉरिडोर में खड़ा था। वो इतनी बड़ी बीमारी से अकेले लड़ रही थी। मैं अक्सर सोचता था उसकी आंखों के नीचे काले घेरे क्यों हैं? उसके सिर के बाल क्यों गिर रहे हैं? आखिर उसे अचानक क्या हुआ है? अब मुझे समझ आया कि वो कैंसर की वजह से था। कुछ दिन पहले मैंने उसके पर्स में काफ़ी दवाइयाँ देखी थी। पूछने पर उसने सिर्फ यही कहा था, ये मेरी नहीं माँ जी की हैं, उन्हें देनी है। मैं चुप हो गया, ज़्यादा ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। मगर अब मुझे समझ आया कि वो दवाइयाँ उसकी सास की नहीं बल्कि उसकी खुद की थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था, आंखों में आंसू बहने लगे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बताया कि वो अब ठीक है और मुझे सावधानी बरतने को कहा कि उनका ख्याल रखा जाए, उन्हें भरपूर नींद मिले। अगर वो समझदारी से रहेंगी तो ये बीमारी ठीक हो सकती है। मैं तुरंत अंदर गया। मेरी पत्नी बिल्कुल कमजोर थी। मैं चाहकर भी गुस्सा नहीं कर पाया, बस उसे गले लगाकर काफी देर तक रोता रहा। कुछ देर बाद वो धीमी आवाज में बोली, मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। मैंने बॉस से कहा भी था कि आपको कुछ ना बताएं। मुझे पता था कि आपकी यही हालत होगी। जबकि मैं रोते हुए बोला, तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? क्या मैं अपने बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं दे सकता? मेरी भी इतनी कमाई है कि मैं तुम समेत अपने बच्चों का ख्याल रख सकता हूँ। अगर नहीं रख पाया तो डबल नौकरी करूँगा। लेकिन तुम सुनती ही नहीं हो, हर समय काम में लगी रहती हो। जबकि वो बिल्कुल चुप थी। मैं उसे लेकर घर वापस आ गया। समय की रफ्तार ना कभी रुकी है ना रुकेगी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसकी तबीयत में सुधार आने की बजाय और खराब होती जा रही थी। उसके इलाज का खर्चा उसके ऑफिस वाले ही उठा रहे थे। मैंने मना भी किया कि मैं अपनी पत्नी का इलाज करवा सकता हूँ, लेकिन उनका कहना था ये कंपनी की सुविधा है। अगर कोई कर्मचारी बीमार होता है तो कंपनी ही उसका इलाज करवाती है। मैं बड़े से बड़े अस्पताल में उसका इलाज करवा रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं था। हम अपना घर छोड़कर अपनी माँ के घर शिफ्ट हो गए ताकि जब मैं ऑफिस जाऊं तो पीछे से मेरी पत्नी का ख्याल रखने वाला कोई हो। मैंने माँ या बहन पर जिम्मेदारी नहीं डाली थी, बल्कि एक नर्स रखी थी जो माँ की निगरानी में मेरी पत्नी का ख्याल रखती थी। समय बीता और ठीक 3 महीने बाद मेरी पत्नी मुझे और मेरे 2 मासूम बच्चों को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई।
उस रात मैं बहुत रोया था, चीख-चीख कर रोया था। ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं उसके साथ लड़ता रहा, झगड़ता रहा, लेकिन उसकी हालत जानने की कोशिश नहीं की। आखिर वो मुझसे इतनी दूर क्यों रहती थी? मुझे अब समझ आया था कि वो पहले ही अपना दिल मुझसे तोड़ देना चाहती थी। मेरा मोह प्यार कम करवाना चाहती थी, ताकि जब वो इस दुनिया से चली जाए तो मुझे ज़्यादा दुख ना हो। लेकिन अब मुझे और ज़्यादा दुख हो रहा था कि मैं उसके साथ समय ही नहीं बिता पाया। आज मेरी पत्नी को इस दुनिया से गए हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं, लेकिन मैंने दूसरी शादी नहीं की। मेरे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, मैं उनकी परवरिश खुद कर रहा हूँ। मेरी पत्नी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत परेशान रहती थी, लेकिन मैंने उनकी इतनी अच्छी परवरिश की है, इतनी अच्छी पढ़ाई करवाई है कि वो भी अब खुश होगी। आरव अब 22 साल का है, सीए बन गया है। क्रिश 16 का है, 12th में टॉपर। एक दिन आरव को ऑफिस में जॉब मिलती है, और पता है किसकी कंपनी में? उसी बॉस की जिसका नाम विक्रम मल्होत्रा था। विक्रम अब बूढ़े हो गए हैं, आरव को देखते ही पहचान जाते हैं। कहते हैं, तुम राधिका के बेटे हो ना? तुम्हारी मम्मी दुनिया की सबसे बहादुर औरत थी। मेरे बच्चों को भी अपनी माँ पर गर्व होता है। मैं सब सुनने वालों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने जीवन साथी पर शक करने की बजाय असली वजह तलाश करनी चाहिए। शक इंसान के रिश्तों को कमजोर कर देता है। अपने जीवन साथी पर भरोसा करना सीखें। उम्मीद है कि हमारी आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।